हेलो दोस्तों, मैं सर्वजीत कुमार आप लोग को यूट्यूब के नए चैनल एसएससी जीएस पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने बहन से राखी बंधवा लिए होंगे जैसा कि मैं आशा करता हूं। और अब बहन को गिफ्ट भी दे दिए होंगे, है ना। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पवित्र और प्यारा ये त्यौहार है, जिसमें भाई बहन का जो सबसे पवित्र वाला रिश्ता होता है उसका हम लोग प्रत्येक साल जो है वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। बहन जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध करके भाई के लंबे उम्र की कामना करती है और भाई जिंदगी भर अपने बहन की रक्षा करने का कसम खाता है। चलिए, जैसा कि इस चैनल का नाम है एसएससी जीएस पाठशाला, यानी कि यहाँ पर जीएस से रिलेटेड पढ़ाई होगी, लेकिन चूँकि कंपटीशन की जो डिमांड है कि जीएस के अलावा भी दूसरे सेक्शन को देखना होता है, करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो हमने जीएस के साथ साथ मैथ्स पढ़ाने का भी जिम्मा उठाया है। और जो जिम्मा उठाया है उसको 100% ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूँगा। इस चैनल पे आने का, पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, एक जॉब लेना और अपने माँ बाप का सपना साकार करना। और आपके सपना को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे, ये हम आप लोगों से वादा करते हैं। चलिए, समय आपका बहुत कीमती है, तो समय को बर्बाद किए बिना हम आपके नए टॉपिक यानी कि पॉलिटी उसके तरफ चलते हैं। और आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, यानी पॉलिटी का परिचय देखेंगे। देखिए दोस्त, पॉलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। पॉलिटी का हिंदी तो राज व्यवस्था होता है, लेकिन पॉलिटी का मतलब क्या होता है? तो पॉलिटी जो है किसी भी देश के संदर्भ में हम लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग भारत में निवास कर रहे हैं तो भारत के यानी इंडिया के पॉलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। पॉलिटी का मतलब कुछ नहीं है, हमारे देश के अंदर का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उसी के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं। संक्षेप में कहें तो हम लोग इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो भी बैकग्राउंड होगा सब एक बाय एक करके हम लोग जो सिलेबस में आता है वो सब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहने का मतलब हमारा जो भारत का संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे दोस्त, वो रूल्स, ये जो रूल्स है एंड रेगुलेशंस है ना, रूल्स और रेगुलेशंस का सेट है। मतलब नियम और कानून को एक किताब में एक जगह पर रख दिया गया है, लिख दिया गया है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस को लॉज भी कहा जाता है, एक्ट भी कहा जाता है और लेजिस्लेशंस भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये लॉज, ये एक्ट और लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक वन वे ट्रैफिक है,
तो वन वे ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? वन वे ट्रैफिक का मतलब हुआ कि उस रोड में आपको केवल एक ही तरफ से जाने का परमिशन है। जाने अनजाने में यदि आप दूसरे तरफ से आ जाते हैं तो ये कुछ नहीं, ये जो ट्रैफिक एक्ट है, ट्रैफिक लॉ है, उसका सिंपली वायोलेशन है, यानी आपने उसका उल्लंघन किया है। आइदर आप जानबूझ करके किए हों या फिर अनजाने में किए हों। तो ट्रैफिक मतलब रोड पर चलने का भी नियम बनाया गया है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए, है ना, देश को चलाने के लिए क्या नियम और क्या कानून होना चाहिए, वो सब हमको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारत का जो संविधान है, ये भारत का सबसे सुप्रीम लॉ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखिए, कोई भी देश हो, उस देश का संविधान सबसे ऊपर होता है। यदि भारत देश की बात करेंगे तो भारत देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। यदि आप अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका का जो संविधान होगा वो उस लैंड का सुप्रीम लॉ होगा, यानी उससे ऊपर फिर कुछ नहीं होगा। माने आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, यानी सुप्रीम लॉ होता है। All other laws in the country are subordinate to the constitution। और इसके अलावा यदि कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं तो उनका जो फॉर्मेशन यानी फ्रेमिंग होता है वो भारत के संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं उसी के आधार पर ही दूसरे नियम और कानून बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है, लेकिन यह जो एक्ट बनाया गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सहारा लिया गया। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे लॉ हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सबऑर्डिनेट करते हैं, मतलब उसकी सहायता करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग अच्छे से देखेंगे चैप्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ताकि हम हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकें। अब आते हैं गवर्नमेंट, है ना। अब आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो बस एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही ब्रॉडेड होता है ना। जो वर्ड गवर्नमेंट है उसका ब्रॉडर मीनिंग होता है, बहुत विस्तृत अर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार, वो कोई एक आदमी की बस की बात नहीं है। उसमें हायरकी लेवल पे बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स का कलेक्शन होता है, तब जा कर के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और वो सब मिलकर के देश को चलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट के कितने अंग हैं। तो गवर्नमेंट के 3 अंग है या फिर 3 ब्रांच हैं। यानी जो सरकार है, सरकार का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं होते हैं। सरकार में आपके बहुत से ब्रांच हैं, 3 ब्रांच है, उनको मिला देंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, उस सबको मिला देंगे तो गवर्नमेंट होगा। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट का जो ब्रांच है, सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। देखिए मेरे दोस्त, ये जो लेजिस्लेचर है इसका काम होता है कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, यानी लॉ और एक्ट पास करना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव,
दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून का पालन करवाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून का पालन करवाने वाला। और तीसरा है जुडिशियरी, मतलब जो उस लॉ को इंटरप्रीट करता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो हमारे देश की जनता के समृद्धि के बारे में सोच रहा है कि नहीं। वो लॉ से यहाँ की जनता को कोई लॉस तो नहीं है। यदि लॉस हो रहा होगा तो उसी समय उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, वैनिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे गवर्नमेंट का 3 ब्रांच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधायिका, जो कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है व्यवस्थापिका, जो कानून का पालन करवाता है। और जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका, जो लॉज, नियम कानून को इंटरप्रीट करता है, व्याख्या करता है, व्याख्यान करने का काम होता है उसका। ठीक है, इसके बाद लेजिस्लेचर की बारी आती है। लेजिस्लेचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। माने हमारे देश में कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग केंद्र लेवल पर कानून बनाने का काम करता है, दूसरा भाग स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर कानून बनाने का काम करता है। इसलिए फर्स्ट लेवल का नाम हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसका दूसरा नाम यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट भी कहते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट भी कहते हैं। और पार्लियामेंट का हिंदी होता है मेरे दोस्त संसद। क्या होगा? संसद, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? संसद। चलिए, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, इसके बाद आते हैं मेरे दोस्त, सब बारी बारी से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट का हिंदी होता है संसद। पार्लियामेंट के बारे में अब पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्लियामेंट होता है बड़ा फेमस नाम है अंग्रेजी में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। इसका भी 3 ब्रांच होता है। संसद के कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के 3 ब्रांच होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं लोअर हाउस? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल के बाद यह भंग हो जाता है। हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव हम लोग अपना वोट दे करके करते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, अपर हाउस बोले तो उच्च सदन, अपर हाउस बोले तो उच्च सदन। याद रखिएगा, यदि कोई पूछेगा कि लोकसभा जो है कैसा सदन है, अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है, तो बोलेंगे अस्थाई सदन है क्योंकि यह प्रत्येक 5 साल के बाद भंग हो जाता है। राज्यसभा अस्थाई सदन है क्योंकि
यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का यानी कि संसद का सदस्य यानी कि मेंबर नहीं होता है। वह संसद का एक अंग है, संसद का एक ब्रांच है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद के अंग हैं या संसद के सदस्य हैं। बहुत सारे बच्चे सदस्य में टिक मार के चले आते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का ब्रांच है, ना कि मेंबर है। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। इसलिए पार्लियामेंट का मतलब क्या आप याद रखेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर पर। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल आप कह सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी 3 भाग में बांटा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा है गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर को भी 3 भाग में बांटा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। याद रखिएगा, सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट नहीं होता है। यानी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और गवर्नर होते हैं। जहाँ पे ये तीनों मौजूद होगा वहाँ पर लोअर हाउस और अपर हाउस का भी कंसेप्ट आएगा। जहाँ पे ये तीनों प्रेजेंट होंगे, असेंबली जहाँ होंगे उसको लोअर हाउस कहेंगे, काउंसिल को अपर हाउस कहेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सॉरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा, यहाँ तक याद हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा और रुकिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा और कुछ किया जाए। देखिए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं यूनिकैमरल और बाइकैमरल। जिस स्टेट में केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसको यूनिकैमरल कहेंगे। मतलब जिस स्टेट में केवल एक हाउस प्रेजेंट होगा उसको यूनिकैमरल, और जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होगा यानी असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उसको बाइकैमरल कहेंगे। जहाँ पे केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है उसको यूनिकैमरल कहेंगे, माने एक सदन वाला राज्य। जहाँ पे असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों प्रेजेंट होगा उसको बाइकैमरल यानी 2 सदन वाला राज्य कहेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो विधान परिषद। याद रखिएगा, जिस स्टेट में विधानसभा है, विधान परिषद है और गवर्नर है, तीनों मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, याद करेंगे कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे यह तीनों मौजूद है। तो देखिए, पहले 7 था। पहले कितना स्टेट था? 7 था। पहले कितना स्टेट था? 7 था। पहले जो है कितना स्टेट था? 7 था। ये क्या हो गया यार? पहले क्या हो गया? यस, हाँ, सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए आगे आते हैं।
हाँ कुछ बता रहे थे कि पहले क्या था कि 7 स्टेट था जहाँ पे ये दोनों मौजूद था, यानी कि विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था। अभी जो है एक घट गया है, कौन? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। पहले स्टेट था, अभी उसको 2 भाग में डिवाइड करके UT बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो वहाँ से तो विधान परिषद ख़त्म कर दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है। 6 स्टेट ऐसा है जहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर तो हर एक स्टेट में होगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे। तो कौन कौन है वो याद रखेंगे। सबसे पहले आ जाइए आपका बिहार है, सबसे पहले आ जाइए बिहार है। अरे यार उग नहीं रहा है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बिहार है। क्या है? बिहार है। बिहार के बाद आपका हो गया यूपी हो गया, दूसरा नंबर पे है हमारा यूपी। बिहार हो गया, यूपी हो गया। फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र। फिर कहाँ पे आ जाएंगे? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब चलेंगे साउथ के तरफ। साउथ में याद रखिएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटका हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर कर्नाटका, ये 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या है? दोनों चीज़ है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आई थिंक याद हो गया होगा नहीं? नॉर्थ में 2 स्टेट है आपका, नॉर्थ में 2 स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ में 2 स्टेट है, बिहार हो गया, यूपी हो गया। एक्चुअली बिहार ईस्ट में आता है, लेकिन चलिए बिहार यूपी उधर याद रखेंगे। वेस्ट में महाराष्ट्र याद रखेंगे। साउथ में हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, लोकसभा की तरफ चलते हैं। उसके बाद चलते हैं कहाँ? लोकसभा की तरफ। आ जाइए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने पढ़ करके। देखिए बाबू, लोकसभा को जैसा हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी निम्न सदन, या फिर इसी को हाउस ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो याद रहेगा, पीछे भी डिस्कस किए थे। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा शुड नॉट एक्सीड 552। मतलब जब भारत का संविधान बना था उसके अनुसार लोकसभा का स्ट्रेंथ 552 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 552 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 552 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे कम हो सकते हैं। आउट ऑफ 552 इट शुड नॉट बी मोर देन 530 फ्रॉम अ स्टेट। मतलब राज्यों से कितने स्टेट हैं? अभी 28 स्टेट हैं, तो 28 राज्यों से मिला करके 530 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा के। यानी याद रखना है 530 यानी 530 मेंबर्स जो हैं स्टेट से चुने जाएंगे, नॉट मोर देन 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। माने 20 से ज़्यादा सदस्य यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से नहीं चुने जाएंगे। और नॉट मोर देन 2 एंग्लो इंडियंस मे बी, याद रखिएगा, मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब 2 एंग्लो इंडियन से ज़्यादा, 2 आंग्ल भारतीय से ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस समय संविधान फ्रेम हो रहा था उसके अनुसार मैक्सिमम सीट होना चाहिए था लोकसभा का 552, और 552 में भी फिक्स किया गया था कि 530 से ज़्यादा स्टेट से नहीं चुने जाएंगे, 20 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी से नहीं चुने जाएंगे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकती है, उसके इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा संविधान कहता है नॉट मोर देन 552
मेंबर्स, लोकसभा के सदस्य 552 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 530 से ज़्यादा स्टेट से नहीं चुने जाएंगे, 20 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज से नहीं चुने जाएंगे, 2 से ज़्यादा एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ। एंग्लो इंडियन का मतलब हुआ कि एंग्लो इंडियन का मतलब हुआ कि वैसे प्रतिनिधि जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक, माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या हो, अंग्रेज हों। ठीक है, अंग्रेज हों, उनकी संतान ही एंग्लो इंडियन कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये भारत में निवास कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि भारत की लड़की इंग्लैंड के लड़का से शादी कर लिया और जा कर के इंग्लैंड में बस गया तो उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे और भारत में जो इलेक्शन होगा उसमें भाग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत में माने भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ यानी लोकसभा के जो अभी मेंबर्स हैं उनकी संख्या 545 है, होना चाहिए 552, मतलब कहता है शुड नॉट एक्सीड 552, लेकिन है कितना 545 ही है कितना 545 ही है। तो प्रॉब्लम क्या है, 552 से तो ज़्यादा है नहीं, 545 है। याद रखेंगे प्रेजेंट स्ट्रेंथ, लोकसभा का प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है 545 है। कोई दिक्कत, जिसमें से 545 में 543 जो है मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, 543 मेंबर्स को थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम लोग वोट दे करके चुनते हैं। यानी 530 अब 20 वो वाला सिस्टम गया, 543 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आउट ऑफ 542 में 543 जो है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन चुने जाएंगे और 2 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सॉरी बहुत प्रॉब्लम होता है यार, ये जो सिस्टम है ना ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ। तो डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना वोट देते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा की तरफ। अब कहाँ आते हैं, राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा लोकसभा भी समझ में आना चाहिए, कौन सा बिल है, कहाँ पास होता है, कैसे पास होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, कितने तरह का बिल होता है, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत आसान भाषा में पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा और वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो नीचे में कमेंट करिएगा क्यों नहीं अच्छा लगा और डिसलाइक करिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम निकालने हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इसके प्रतिनिधि को स्टेट में जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं वही इसका चुनाव करते हैं, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा जो है 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी राज्यसभा में सदस्यों का स्ट्रेंथ, सदस्यों की संख्या 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें से 250 में से 238 यानी 238 मेंबर्स वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। मतलब जनसंख्या के अनुपात में
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 मेंबर्स का क्या होता है, चुनाव होता है। कैसे? थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रखिएगा 230 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, लेकिन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। याद रखिएगा नोट में कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स द पीपल डू नॉट वोट, पीपल वोट नहीं करते हैं, यानी जनता वोट नहीं करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव पीपल के बिहाफ में वोट करता है। हमारे बिहाफ में कौन वोट करेगा, हमने जिस प्रतिनिधि को चुन करके स्टेट में भेजा है। ठीक है, चलिए। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। कहने का मतलब हमने जिस विधायक को चुना है वही इस इलेक्शन में भाग लेगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेगा, मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर। लेकिन याद रखिएगा स्टेट असेंबलीज में भी कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। कुछ कहने का मतलब ओनली वन नॉमिनेटेड होते हैं, आगे बताएंगे। तो राज्यसभा मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज, यानी विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करता है। और विधानसभा के चुने हुए सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, MLA या फिर विधायक बोलते हैं। ना बोलते हैं गौवा में, अरे विधायक जी अखिन है, उहे बात हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। राज्यसभा में सदस्यों का संख्या 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें से 238 सदस्य इलेक्टेड होंगे थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसको कौन चुनेगा 238 मेंबर को, तो हम लोग जिसको चुन करके भेजते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। याद रखिएगा विधानसभा के चुने हुए सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं। एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट भी कर सकते हैं राज्य स्तर पर, ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। आगे चलते हैं दोस्त। द नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि वन एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि वन एंग्लो इंडियन ऑफ द असेंबली इज नॉट परमिटेड टू वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन में जो वन एंग्लो इंडियन को गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, उसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है नोट में, गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स वन एंग्लो इंडियन टू द स्टेट असेंबली। यानी जो राज्य है वो अपने राज्य स्तर पर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्यों के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। आई थिंक याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए बहुत आसान भाषा में हम समझा रहे हैं बाबू, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। यानी लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, आंसर में होगा 2। हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। यहाँ गवर्नर की बात हो रही है, कहाँ, स्टेट असेंबली में। तो मैक्सिमम वन एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मैक्सिमम वन एंग्लो इंडियन को राज्य स्तर पर गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। अब बचा कितना, 12 मेंबर्स। तो रिमेनिंग जो 12 मेंबर्स होगा राज्यसभा का, उसको क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। उसको नॉमिनेट किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द रिमेनिंग 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा are the persons with a special knowledge
और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिसके पास स्पेशल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसी को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि वैसे कौन 12 मेंबर्स होंगे जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाएगा? तो याद रखिएगा वो 4 जो होंगे, कोई स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन होंगे या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास अनुभव होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, पहला साइंस का क्षेत्र, दूसरा आर्ट्स का क्षेत्र, तीसरा लिटरेचर का क्षेत्र, चौथा सोशल सर्विस। ये 4 क्षेत्र से जो साइंस जानता है, आर्ट्स जानता है, लिटरेचर जानता है या फिर उसको समाज सेवा करने का भूत सवार रहता है, बहुत अच्छा समाज सेवा करता है, वो सब इलेक्ट होता है। ठीक है, तो आज हमारा यहीं पे क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा वीडियो को।